प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है हमारी आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो मौलिक सिद्धांत हैं, मौलिक बातें हैं, यानी कि अगर जो बच्चे जीरो से शुरू कर रहे हैं वो किस प्रकार से फिजिक्स को समझ सकते हैं, फिजिक्स फंडामेंटल करने जा रहे हैं। वो फिजिक्स जो हर कंपीटिटिव एग्जाम में आती है, ठीक है, वो फिजिक्स जो एसएससी एचएसएससी से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम में आती है, वो फिजिक्स जो 6th की एनसीईआरटी से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी में है, उसी फिजिक्स को आज हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके साथ में कैरियर बूस्टर ऐप पर। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान का जो बेस है, बेस यानी शुरुआत कहां से होती है, हम फिजिक्स को सीखें तो आखिर सीखें कैसे, वो सारी बातें आज हम इस लेक्चर के अंदर आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, द्रव्य यानी मैटर यानी कि पदार्थ, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और उनकी परस्पर क्रियाएं भी, किस प्रकार पदार्थ आपस में मिलते हैं, किस प्रकार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, उन सभी का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के द्वारा किया जाता है उसे हम भौतिकी कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अध्ययन की सुविधा के लिए फिजिक्स को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा गया है ताकि स्टडी करना आसान रहे, ठीक है। अलग अलग ब्रांच फिजिक्स की बनाई गई है। नंबर 1 मैकेनिक्स। इसके अंदर हम ये सीखेंगे, मैकेनिक्स में क्या सीखेंगे? मैकेनिक्स में हम सीखेंगे किस प्रकार से मशीनरीज वर्क करती हैं, किस प्रकार से जो पंखे चलते हैं, किस प्रकार से इंडस्ट्रीज काम करती है, वॉशिंग मशीन, जितने भी जो भी जिस किसी में भी मोटर का काम होता है वो हम मैकेनिक्स के अंदर सीखेंगे। साउंड, ध्वनि के बारे में जो साइंस की ब्रांच, फिजिक्स की ब्रांच हमें बताएगी वो अलग है। हीट की अलग है, यानी ऊष्मा क्या है, हीट किस प्रकार ट्रांसफर होती है, कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर के क्या क्या बेनिफिट लिए जा सकते हैं, वो सब बातें। उसके बाद विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, कैसे ट्रेवल होती है, किस रूप में होती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो सारी बातें। और उसके बाद चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कि जो चुंबक है वो किस प्रकार से दूसरी चीजों को आकर्षित करती है, उसका कहां कहां पर इंप्लीमेंटेशन है, जनरेटर में क्या काम है, कंपास में क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद मॉडर्न और एटॉमिक फिजिक्स, आधुनिक और परमाणु फिजिक्स जो है उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो सारी बातें हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिक, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, उसके बाद विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक और परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी, ये है फिजिक्स की 8 ब्रांच, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर सबसे पहली ब्रांच यानी मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं तो हमें कुछ एक बातें पता होनी जरूरी है कि यांत्रिकी में कौन कौन सी राशियां हैं, ठीक है। तो आज हम बताते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिकी को नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि किसकी लंबाई कैसे माप सकते हैं, ठीक है, किसका वेग कैसे माप सकते हैं, किसकी दूरी कैसे माप सकते हैं, किसकी त्वरण कैसे माप सकते हैं। तो ये जो राशियां हैं इन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। इन चीजों का भी हम आने वाले लेक्चर के अंदर जिक्र करेंगे। तो भौतिक राशियां क्या होती है? मुख्य 2 प्रकार की होती हैं। एक एडिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और एक होती है सदिश, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर, ठीक है। दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्केलर को। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या होती है? वो राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। दीज
क्वांटिटीज हैज only magnitude but not direction, only magnitude but no direction, कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल उनका परिमाण होता है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे प्यारे विद्यार्थियों चाल को ही ले लीजिए, चाल क्या होता है? चाल यानी स्पीड। स्पीड क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? दूरी बटे समय। तो दूरी की कोई निश्चित दिशा थोड़ी ना होती है। जैसे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही है, जो दूरी तय कर रही है, वो जरूरी तो नहीं है ना कि सीधी रेखा के अंदर ही चलेगी, एक निश्चित डायरेक्शन में ही चलेगी, ठीक है। तो हालांकि दूरी बढ़ती रहेगी, उसका एक अपना मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, पर उसकी कोई दिशा नहीं है। इसीलिए दूरी, विद्युत धारा, समय, आयतन, कार्य, उसके बाद द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, ये सब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अदिश राशियां हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर इनकी ट्रिक चाहिए तो आपको हमारे चैनल के ऊपर इनकी ट्रिक भी मिल जाएगी, अदिश और सदिश राशियों की ट्रिक, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे जो हैं सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर्स में इसका उल्टा है, यानी जिन राशियों का क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, एंड डायरेक्शन भी होती है, यानी दिशा भी होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, बंदूक से निकली गई गोली वो सीधी रेखा में चलती है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसकी दूरी नहीं मापी जाती, उसका वेग मापा जाता है, क्योंकि उसकी न केवल परिमाण होता है कि वो कितनी दूर गई, बल्कि उसकी एक दिशा भी होती है कि वो सीधी रेखा में चली। तो ऐसी सारी चीजें जिनका हम बात करें, वेग है, वेग का मैंने अभी बता दिया कि जो सीधी रेखा में चलने वाले हैं, जैसे कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली, उनका वेग मापा जाता है। विस्थापन भी सरल रेखीय दिशा में होता है। दो वस्तुओं की निकटवर्ती दूरी को विस्थापन कहते हैं, वो हमेशा सरल रेखा यानी सीधी रेखा में ही होगा। इसलिए विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। सीधी रेखा में जो भी चीज होगी जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, एक दिशा होगी, वो राशि प्यारे विद्यार्थियों सदिश कहलाएगी। बल भी क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि बल के अंदर भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? m गुणा ए। m वस्तु का द्रव्यमान और एक होता है त्वरण। त्वरण कैसे निकलता है? त्वरण का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वेग बटे समय। तो वेग क्या है? सदिश राशि है, तो बल भी क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। तो वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग यानी कि सर्कुलर जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय यानी सीधी रेखा में, उसके बाद कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, ये सारी राशियां क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां पर? तो ये सारी क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर, यानी इनका मैग्नीट्यूड भी है और इनकी डायरेक्शन भी है। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब भी हम फिजिक्स के अंदर कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कोई भी सवाल करेंगे, तो उसमें हमें उसका इंटरनेशनल यूनिट पता होना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस रूप में किसी पदार्थ को मापा जाता है उसे बोलते हैं एसआई यूनिट्स। एस मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमें यह भी पता होना जरूरी है कि किस पदार्थ को किस में मापा जाता है। तो एक एक करके हम करते हैं कि किस पदार्थ को किस में मापना चाहिए। यूनिट जरूरी क्यों थे? इकाई जरूरी क्यों थी? क्योंकि बिना यूनिट के किसी भी जो मापन, हम किस चीज को मापते हैं, वो मापन अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अगर कहूं कि आप जाइए कि और मार्केट से 2 मीटर घिया ले आए, तो आप कहेंगे कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? घिया तो किलोग्राम में आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि इसको किसमें मापा जाता है, आप किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए किस पदार्थ को किसमें मापा जाता है। लंबाई को प्यारे विद्यार्थियों मीटर में मापा जाता है और इंग्लिश के सिंबल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई को मीटर में और कौन से अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। दूसरे नंबर पर आता है द्रव्यमान।
द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में और इसे इंग्लिश के अक्षर केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार अगर आपने ऐसा यूनिट्स अच्छे से कर लिए तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है फिजिक्स के बारे में आगे आने वाले क्वेश्चंस में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद समय, समय को मापते हैं सेकंड में और इसको लिखते हैं एस से। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं और इसको इंग्लिश के अक्षर ए से लिखते हैं। ये 7 क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 क्वांटिटी आपको जरूर पता होनी चाहिए, कम से कम इनके मात्रक तो आपको पता होने ही चाहिए। तापमान को केल्विन में मापते हैं और के से लिखते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर तापमान को तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, आप केल्विन में कह रही हैं, तो उसके बारे में हम अभी इसके बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को किस में मापते हैं, उसकी इकाई है कैंडला और इसको लिखते हैं सीडी, सीडी से। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा आपकी, जैसे मेरे हाथ में मुट्ठी भर चावल है तो वो मात्रा कितनी है उसको हम मापते हैं प्यारे विद्यार्थियों मोल में और इसको लिखते हैं MOL से, मोल। हम बोल सकते हैं कि मेरे हाथ में 1 मोल चावल है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं, मोल में, ठीक है। वजन को किलोग्राम में मापेंगे पर पदार्थ की मात्रा को मोल में मापेंगे। अब ये क्वेश्चन था कुछ बच्चों के माइंड में रहा होगा कि सर तापमान को केल्विन में कह रही हो, हम तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों माप तो डिग्री सेल्सियस में भी सकते हैं, माप तो लंबाई को किलोमीटर में भी सकते हैं, लेकिन ये जो मात्रक हैं ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जिसमें मापा जाता है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकालेंगे तो इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर ही वो आंसर होना चाहिए। हालांकि मैं आपको अभी बता दूंगा कि तापमान को किस प्रकार डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या फिर डिग्री सेल्सियस को जो डॉक्टर मापते हैं वो फारेनहाइट में मापते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपका टेम्परेचर 98.4 है, 98.6 है, तो वो क्या होता है, वो फारेनहाइट होता है, वो डिग्री सेल्सियस भी नहीं होता। उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो प्यारे विद्यार्थियों आमतौर पर टेम्परेचर को 3 जो मात्रक है उसमें मापा जाता है। एक है केल्विन जो इंटरनेशनल मात्रक है, के से लिखते हैं। दूसरा है सेल्सियस, इसको लिखते हैं ऐसे डिग्री सेल्सियस में। और तीसरा है फारेनहाइट, फारेनहाइट इसको F से लिखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इनमें अंतर क्या है और क्या अगर हमें किसी की केल्विन में वैल्यू पता हो तो क्या हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो सारी बातें हम चर्चा में अभी लेकर के आते हैं। मान लीजिए सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें, कैसे बदलें, ये कई बार आ जाता है कि इतने डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में बदलो। तो जितने डिग्री सेल्सियस हो, केल्विन अगर निकालना है तो जितने भी डिग्री सेल्सियस हो उसमें क्या करो, 273 जोड़ दो। ये है फॉर्मूला, जितने भी डिग्री सेल्सियस हो उसमें 273 जोड़ दो। उदाहरण के लिए 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन की वैल्यू क्या आएगी, 10 + 273 = 283 केल्विन। तो बिल्कुल सिंपल है कि 273 जोड़ दो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। राउंड फिगर है ये 273, वरना तो 273.15 होता है, 15 को छोड़ दो आप एक बार, 273 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 283। और इसको उल्टा करें तो केल्विन को सेल्सियस में, कैसे बदलें, उल्टा कर दो। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में है 400 केल्विन, ठीक है, इसको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस निकालने का फार्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस बराबर है केल्विन - 273, यानी उल्टा कर दो। तो केल्विन 400 थे तो 400 में से 273 गए, कितने बच गए, 127 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार आप जो है कैलकुलेशन करके एक दूसरे को बदल सकते हैं। अब अगली चीज, सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलें। जैसे डॉक्टर मापते हैं थर्मोमीटर लगा करके, वो होता है फारेनहाइट।
रूम टेम्परेचर जो हम मापते हैं वो होता है डिग्री सेल्सियस में, तो उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, और एक कर लेते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। पहला है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, यानी एफ निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है, सेल्सियस दिया हुआ है तो उसका फार्मूला होता है 9/5 गुणा C प्लस 32। ये फार्मूला है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का। उदाहरण के लिए आपके पास है 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसके फ़ारेनहाइट कितने होंगे, तो F बराबर है 9/5, सेल्सियस की जगह हमने लिख दिया 40 प्लस 32, ये कैंसल आउट हो गया, 5 8 जा 40, तो कितना हो गया 9 8 72 और 32, 72 और 32 2 और 2 4, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस के कितने बन गए प्यारे विद्यार्थियों, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बन गए। तो ये फार्मूला है 9/5 इंटू C प्लस 32। उसके बाद फ़ारेनहाइट में को सेल्सियस में कैसे बदलें, तो उसका फार्मूला है C बराबर है 5/9 ब्रैकेट में F माइनस 32, 5/9 ब्रैकेट में F माइनस 32। अब मान लीजिए आपके पास में है, आपके पास 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो सेल्सियस में कितना आएगा, तो C बराबर 5/9 ब्रैकेट में 63 इंटू माइनस 32, तो 63 में से 32 गए तो कितने बचे प्यारे विद्यार्थियों, 31। तो 5/9 इंटू 31, तो ये क्या हुआ, इसको कैंसल आउट कर देते हैं, 5 1 जा 5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बाय 9, तो आंसर क्या आया, 9 1 जा 9, बच गए 6, 9 7 जा 63, 9 7 63, बच गए 2, तो 17.2 डिग्री सेल्सियस, 17.2 डिग्री सेल्सियस कितना था, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर कितना होगा 17.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का, और ऊपर वाला था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का। तो इस प्रकार हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, अब कुछ एक और जो मात्रक हैं कुछ चीजों के, वो भी मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आपको पीडीएफ आपको इसी ऐप के अंदर मिल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अक्षेत्रफल को किस में मापते हैं, ये सभी बच्चों को मालूम है कि अक्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में मापा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर थोड़ा सा हमारे टाइपराइटर द्वारा मिस्टेक हुई है, मीटर क्यूब में। उसके बाद घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन, ठीक है, द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और आयतन को मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। ये इसको मैं इरेज कर देता हूं, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। डेंसिटी के बारे में आपने सुना होगा कि क्यों सुई तो पानी में डूब जाती है पर समुद्री जहाज तैरता रहता है। कारण उसके पीछे यह है कि समुद्री जहाज का द्रव्यमान उसका कम होता है, उसका आयतन उसके मुकाबले में ज्यादा होता है। सुई के केस में द्रव्यमान ज्यादा है, आयतन कम है, इसलिए उसका घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा है। इस कारण से सुई डूब जाती है और समुद्री जहाज समुद्र में तैरता रहता है। उसके बाद स्पीड यानी चाल होता है, दूरी डिवाइड बाय समय, तो इसका यूनिट क्या हो गया, m/s, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, में यहां पे लिख देता हूं, चाल क्या होता है, दूरी डिवाइड बाय समय। तो दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, समय को सेकंड में,
तो m बाय s भी लिख सकते हैं, या फिर अगर s को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ms माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही आप यहां पर लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद वेलोसिटी, वेग भी वही होता है, बस फर्क क्या है, चाल के अंदर होता है दूरी बटे समय, और वेग में क्या होता है, वेग में होता है विस्थापन डिवाइड बाय समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का भी यूनिट क्या है, मीटर, समय की भी इकाई क्या है, सेकंड, तो इसकी इकाई, चाल और वेग की इकाई दोनों की सेम रहेगी, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, त्वरण होता है वेग बटे समय, ठीक है। तो वेग की इकाई क्या थी, मीटर बाय सेकंड, और समय की भी क्या होगी, सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, यानी इसको ms माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या मीटर बाय सेकंड स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद बल यानी फोर्स, तो फोर्स क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बल क्या होता है, m गुणा a, m की होती है किलोग्राम, और a की अभी निकाली हमने, m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल की क्या होगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन ने इसको अपनी यूनिट दे दी एन, यानी न्यूटन से भी बल को लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से भी लिख सकते हैं और न्यूटन से भी लिख सकते हैं। अब की बार के एग्जाम के अंदर आया था कि बल की यूनिट क्या है, न्यूटन नहीं दिया हुआ था, यह दिया हुआ था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों नियूटन का मतलब यही होता है, क्यों, क्योंकि बल होता है m गुणा a, m क्या हो गया, किलोग्राम, a क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद संवेग यानी मोमेंटम को लिखते हैं इंग्लिश के अक्षर p से, p होता है m गुणा v, इंग्लिश के अक्षर p से लिखते हैं मोमेंटम को, ठीक है। m की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, v की अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी क्या होगी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको न्यूटन सेकंड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन सेकंड भी हम इसको मोमेंटम को लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद इंपल्स, आवेग क्या होता है, फोर्स यानी बल गुणा समय का अंतराल, तो संवेग और आवेग दोनों की इकाई एक ही है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, क्योंकि उसके बाद प्रेशर यानी दाब, P, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ये, F बाय A, तो फोर्स की क्या है, न्यूटन है ना, और एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, या फिर दाब को पास्कल में भी मापा जा सकता है। उसके बाद कार्य या ऊर्जा को हम आमतौर पर जूल में मापते हैं, कार्य या ऊर्जा, कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है कि कितना बल लगाया गया और बल लगाने पर वस्तु कितनी दूर गई, दूरी को S से भी लिख सकते हैं और दूरी को D से भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो कितना बल लगाने पर वस्तु कितनी दूर गई उसे हम बोलते हैं कार्य, और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और दोनों को मापा जाता है जूल में, कार्य और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। उसके बाद पावर होता है कितना काम किया गया डिवाइड बाय कितने समय में किया गया, तो कार्य की यूनिट क्या होगी, जूल, और समय की सेकंड, तो ये क्या होगी, जूल डिवाइड बाय सेकंड, या इसको हम वाट, पावर को हम वाट में भी लिख सकते हैं। शक्ति की इकाई पावर यानी शक्ति की इकाई वाट भी है। तो ये कुछ एक इकाइयां हैं, इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेज के ऊपर आप उसका फोटो खींच करके भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम ऐप के ऊपर ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जितना भी एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है फिजिक्स का, वो सारा का सारा हम इस ऐप के अंदर, इस कोर्स के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि कुछ भी उसमें से बाहर नहीं रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए कि जो भी चीज हम मापते हैं, कौन सी इकाई बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3,
10 की शक्ति 3, क्योंकि एक के आगे जितनी जीरो हो उसको ऐसे राउंड फिगर में लिखा जा सकता है कि 10 की पावर 3 मीटर है। 1000 को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, आप कहोगे 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर को 10 की पावर 2 से भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से सारी पावर हम बताएंगे कि किस पावर का मतलब क्या है और किस पावर को हम क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहां से, इधर से शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 10 की पावर 1 उसको बोलते हैं डेका। 10 की पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेका, और इंग्लिश के अक्षर DA से लिखते हैं। 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 को हम क्या बोलते हैं, डेका। क्लियर हो गया। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 को हम बोलते हैं हेक्टो, और इंग्लिश के अक्षर H से लिखते हैं। 10 की पावर 3 इसको बोलते हैं किलो। जैसे अभी मैंने बताया 10 की पावर 3 है ना ये, तो किलोमीटर। मीटर का मतलब ये नहीं है कि हम केवल दूरी को बता रहे हैं। अगर ये किलोग्राम है तो 1000 ग्राम हो जाएंगे, किलोमीटर है तो 1000 मीटर हो जाएंगे। तो किलो तो सभी की इकाई है ना, किलो लीटर है तो 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो किलो तो सभी की इकाई है। तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, यानी 1000 को हम किलो कहते हैं। 10 की पावर 6 इसको हम मेगा कहते हैं। जैसे बोलते हैं ये फाइल कितनी MB की है, MB मतलब मेगा, मेगा मतलब 10 लाख, MB मतलब 10 लाख बाइट की है वो, ठीक है। और इसी प्रकार मेगावाट, ये विद्युत संयंत्र 10 लाख मेगावाट बिजली बनाता है। तो 10 MB मेगावाट मतलब क्या हुआ कि 10 लाख यूनिट वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 10 की पावर 6 मतलब मेगा होता है। 10 की पावर 9 होता है गीगा, जैसे जीबी बोलते हो। जीबी क्या होता है, एक के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे बोलते हैं जी यानी गीगा। उसके बाद टेरा, 10 की पावर 12, यानी एक के आगे 12 जीरो, उस इकाई को हम टेरा बोलते हैं। 10 की पावर 15 इसे बोलते हैं पेटा, पेटा मतलब एक के आगे 15 जीरो। और एक्सा तो ये होता है 10 की पावर 18। तो ये यूनिट थी बड़ी, बड़ी मतलब छोटे से बड़े की तरफ गए हम, पहले 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 1 लाख 10 लाख, ठीक है, करोड़, इसी हिसाब से चले। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। 10 की पावर -1 यानी 1/10, 1/10 यानी किसी से 10 गुना छोटा, तो उसे बोलते हैं डेसी। डेसी क्या बोलते हैं, डेसी। 10 की पावर -2 इसे बोलते हैं सेंटी। जैसे 1 मीटर से 100 गुना छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो 10 की पावर -2 यानी 1/100 उसे बोलते हैं सेंटी। 10 की पावर -3 ये होता है मिली, मिली। 10 की पावर -3 जैसे 1 मीटर से 1000 गुना छोटा क्या होता है, मिलीमीटर होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो वो लंबाई की यूनिट है, मिली सभी के साथ लगता है, ठीक है। 10 की पावर -6 इसे बोलते हैं माइक्रो। कंप्यूटर में माइक्रो चिप होती है, तो वो 1 मीटर से 10 लाख गुना छोटी होती है। इसको म्यू से लिखते हैं, इंग्लिश के अक्षर म्यू, ठीक है। इसको मिली को बी से लिखते हैं। उसके बाद 10 की पावर -9 ये नैनो होता है, नैनो, नैनो, ठीक है। 1 मीटर से कितना छोटा, एक के आगे 9 जीरो लगा लीजिए, कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा, 10 करोड़ गुना छोटा, 10 करोड़ गुना छोटा। उसके बाद फेम्टो, फेम्टो 1 मीटर से 10 की पावर -15 यानी एक के आगे 15 जीरो लगा लीजिए, इतना गुना छोटा। और उसके बाद इसको F से लिखते हैं। और सबसे लास्ट में है 10 की पावर -18 इसे एटो बोलते हैं, A से लिखते हैं। और 1 मीटर से एक के आगे 18 जीरो लगा लीजिए, इतने गुना छोटा। तो ये छोटी और बड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम जिस किसी भी चीज को मापते हैं आखिरकार वो चीज क्या है, मिली क्या है, माइक्रो क्या है, डेसी क्या है, फेटा क्या है, ठीक है, गीगा क्या है, टेरा क्या है, वो सारी बातें आपको यहां से पता लग गई होंगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ एक महत्वपूर्ण मात्रक यानी दूरियों को किस में मापा जाता है। आमतौर पर दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। लेकिन अगर हमें दूरी मापने हो सूर्य से पृथ्वी की तो मीटर में तो उसके आगे पता नहीं 3 लाख, सूर्य से पृथ्वी की, चंद्रमा से पृथ्वी की ही है 3,84,000। तो अगर सूर्य से पृथ्वी की मापनी है तो मीटर में काम नहीं चलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो उसके लिए हमें यूनिट यूज करनी पड़ेगी। एक तो है AU, खगोलीय इकाई, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। तो ये 1 AU किसके बराबर होता है,
एक AU होता है 1 AU इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इतने गुना ज्यादा होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर हम सिंपली कह दें कि एक AU है किसी के बीच की दूरी, तो हमारा काम चल जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ना कि ये बताने में कितने करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, 1.495 इंटू 10⁻11 का मतलब हुआ कि अगर हम इसके डेसिमल हटाएं, डिवाइड बाय 1000 करें, तो 3 डेसिमल हट जाएंगे, यहां पे रह जाएगा 8, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो ये हो गया 1495 के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर हुआ। तो इतने मीटर को हमने एक छोटी सी यूनिट बना लिया कि इतने मीटर को हमने एक मान लिया। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट मान लिया। इसके बाद अगली दूरी इतने मीटर और होगा तो हम उसको 2 मान लेंगे कि ये इनकी लंबाई 2 AU है। ठीक है, तो इसीलिए इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बजाय हम सिंपली लंबी दूरियों को AU में या फिर लाइट ईयर में मापते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। कितनी दूरी तय करेगा प्रकाश? देखो, एक वर्ष में प्रकाश की स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये किसकी है? चाल है प्रकाश की। प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर है, तो प्रकाश वर्ष कितना होगा हम उसको निकालते हैं। किलोमीटर में तो हम माप नहीं सकते, हम किस में मापेंगे? मीटर में। तो किलोमीटर के भी मीटर बना लीजिए, 3 जीरो और लग जाएंगी, 1 2 3, ये हो गया 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की स्पीड। अब ये तो है 1 सेकंड में, हमने निकालनी है कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में कितनी करेगा? इसको 8 जीरो जो है, 8 जीरो को गुना कर दो 3600 से, तो ये आ गया 1 घंटे में। उसके बाद 1 दिन में गुना कर दो 24 से। ठीक है, उसके बाद 1 साल में गुना कर दो 365 से। तो उसे हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष। तो ये आएगा 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। तो ये है प्रकाश वर्ष। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और इससे भी बड़ी यूनिट है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की। एक पारसेक 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है, यानी 3.08 के आगे 16 जीरो लग जाएं तो उतना होगा। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि 3 के आगे 16 जीरो लग गई भाई, उतनी दूरी को हम बोलते हैं पारसेक। सबसे बड़ी अगर कोई यूनिट है दूरी मापने की तो वो यही है जिसे हम बोलते हैं पारसेक। तो इसलिए क्या करते हैं हम, ज्यादा लंबी दूरियों को हम बोलते हैं कि फला तारा हमारे से इतने प्रकाश वर्ष दूर है या इतनी एस्ट्रोनॉमिक यूनिट दूर है, तो बड़ी आसानी रहती है। अगर मैं ये कहूं 3000 करोड़ किलोमीटर दूर है तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइट ईयर में माप लेते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में या पारसेक में लंबी दूरियों को मापते हैं ताकि उसकी कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान रहे। ठीक है, उसके बाद तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है गति, वो हम कल के लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।